नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल सिंह बलोदा आज आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ मौसम एवं जलवायु। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मौसम जलवायु, इससे पहले अपन ने पढ़ा था सस्य जलवायु खंड। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे अपन मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। और आज आपके सामने लेकर आए हैं मौसम एवं जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट। वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है दोस्तों, अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मौसम एवं जलवायु। तो मौसम क्या है और जलवायु क्या है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक मोटा मोटा रूप बता देता हूँ कि मौसम और जलवायु में अंतर क्या है। मौसम क्या है? मौसम एक संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है किसका? जलवायु का। और जलवायु एक मौसम का ही दीर्घ रूप है। जैसे अभी अपन देख रहे हैं कि अचानक से बरसात हो जाती है, अचानक से धूप निकल आती है एक ही दिन में। जैसे सुबह धूप निकल रही है तो शाम को जैसे अचानक से बारिश हो गई, तो ये क्या है? मौसम का परिवर्तन। एक ही दिन में बार बार मौसम परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसे तो अपन क्या कहेंगे? मौसम। और जलवायु क्या है? एक लंबा समय तक चेंज होने वाला है। जैसे अपना उष्ण जलवायु है, उपोष्ण है, एक टेम्परेट जो है शीतोष्ण जलवायु है। तो जलवायु एक लंबे समय तक चलता है और मौसम दिन में कई बार बदल सकता है। तो एक मोटा मोटा रूप हो गया कि मौसम और जलवायु क्या है। अब जो जेट एग्ज़ाम या ICAR BHU एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं कि भाई जेट में क्वेश्चन आ गया कि जैसे मौसम है, मौसम कौन सी भाषा का शब्द है, मौसम का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, मौसम का अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा उसे अपन क्या कहेंगे? मेट्रोलॉजी कहेंगे। मेट्रोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है। तो आप अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें। ठीक है दोस्तों, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे मौसम। मौसम क्या है, कौन से शब्द से लिया गया है या कौन सी भाषा से लिया गया? तो मौसम अरबी भाषा का शब्द है। मौसम अरबी भाषा का शब्द है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन करके आप अच्छे से याद कर लेना। मौसम अरबी भाषा का शब्द है। और मौसम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, मौसम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे अपन क्या कहेंगे? मेट्रोलॉजी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आराम से देखना। मौसम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे अपन क्या कहेंगे? मेट्रोलॉजी। अब दोस्तों देखो, जिस भी शब्द के साथ में मेलोजी या नोमी लगता है, लॉजी या नोमी लगता है, मीन्स कौन सा होगा? कौन सी भाषा का शब्द होगा? ग्रीक भाषा का शब्द होगा। तो मेट्रोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। वेरी गुड। तो मेट्रोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द हुआ? ग्रीक भाषा का शब्द। ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ओलेरिकल्चर है, आर्बोरिकल्चर है, इन सब के साथ कल्चर लग रहा है तो मीन्स वो कौन सी भाषा का हुआ? लैटिन भाषा का। लेकिन इस शब्द के साथ में लॉजी या नोमी लग रहा है, जैसे एग्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, पोमोलॉजी, इन शब्द के साथ में जो लॉजी या नोमी लग रहा है मीन्स ग्रीक वर्ड है। तो आपके क्वेश्चन आ गया कि मौसम कौन सी भाषा का शब्द है? तो मौसम तो कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और मौसम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहेंगे? मेट्रोलॉजी। और मेट्रोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? मेट्रोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। मेट्रोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन कौन से होते हैं? मेट्रोस प्लस लॉजी। तो यहाँ देखो, मेट्रोस प्लस लॉजी, जिसमें यहाँ मेट्रोस का अर्थ क्या होता है? वायुमंडल। क्या होता है? वायुमंडल, जिसे अपन क्या कहते हैं? जिसे अपन इंग्लिश में वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ कई बार बात कर लेते हैं कि वायुमंडल क्या है, जो बहुत सी बार क्वेश्चन भी आ जाता है। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल एक पृथ्वी के चारों ओर जो स्वादहीन, रंगहीन, जो गंधहीन गैसों का घेरा है। मतलब पृथ्वी के चारों ओर स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन जो गैसों का घेरा है उसे ही अपन क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मेट्रोस का अर्थ क्या है? वायुमंडल। और लॉजी का अर्थ क्या है? अध्ययन करना। तो वायुमंडल का अध्ययन करना ही है ये मौसम और जलवायु। अब यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं अपन इस मौसम और जलवायु से संबंधित अपन कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट देखेंगे। जैसे IMD कहाँ स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई, ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं। IAMD कहाँ स्थित है, या फिर ISRO ISRO कहाँ स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई। या नेक्स्ट बात करें कि WMO क्या है, उसकी स्थापना कब हुई और कहाँ स्थित है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अभी बात करें कि IMD, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और बहुत सी बार आते हैं।
तो अपन बात करते हैं कि मौसम व जलवायु, जो मौसम के बारे में बताते हैं ना, जैसे कई बार कि मौसम विभाग बताता है कि शाम को अचानक भारी तेज बारिश आएगी या आगामी 5 दिनों बाद में भारी बारिश आएगी, तो ये कौन सी संस्था बताती है? ज़्यादातर IMD संस्था बताती है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले यहाँ बात करते हैं अपन IMD। तो IMD का पूरा नाम क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या नाम है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन आ गया कि IMD कहाँ स्थित है? तो IMD पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और उसकी स्थापना कब हुई? 1875 में हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पूछी जाती है कि IMD की स्थापना कब हुई? तो IMD की स्थापना कब हुई? 1875 में। और कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। इंडियन का भारतीय हो गया, मेट्रोलॉजिकल का मौसम विज्ञान हो गया, और विभाग यानी डिपार्टमेंट। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और उसकी स्थापना कब हुई? 1875 में हुई। अब दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट संस्थान की बात करेंगे, IAMD। तो IAMD कहाँ स्थित है? IAMD नई दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1932 में हुई। क्वेश्चन आ गया कि IAMD की स्थापना कब हुई? तो 1932 नई दिल्ली में हुई। अब IAMD का पूरा नाम क्या है? भारतीय कृषि मौसम विभाग। देखो यहाँ तो क्या आया था? भारतीय कृषि मौसम विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आया था, और यहाँ क्या आ रहा है? भारतीय कृषि मौसम विज्ञान विभाग। कृषि आ गया ना, तो भारतीय कृषि मतलब इंडियन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या आएगा? इंडियन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1932 में हुई। और IMD की कहाँ हुई थी? पुणे महाराष्ट्र में 1875 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन WMO, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे अपन बोलते हैं, और हिंदी में बोलेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है संगठन। ठीक है। तो WMO कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1951 में हुई। तो WMO की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो कब हुई? 1900 कब हुई? 51 में। और कहाँ हुई? वो हुई कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अपन इसरो बहुत बड़ी संस्था है। आपने देखा होगा, इसरो का नाम भी सुना होगा, ये बहुत बड़ी संस्था होती है। ठीक है। तो इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कहाँ स्थित है? बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई गई है कि जहाँ ये देखेंगे कि मौसम कौन सी भाषा का शब्द है? तो मौसम अरबी भाषा का शब्द है। मौसम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी। हिंदी में बोले तो मौसम विज्ञान कहते हैं। ठीक है। और मेट्रोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेट्रोस प्लस लॉजी। मेट्रोस का अर्थ क्या है? वायुमंडल, और लॉजी का अर्थ क्या है? अध्ययन करना। ठीक है। और बाकी आपको यहाँ आपने देखा है कि यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो आपके सामने है। IMD बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डेफिनेट है कि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा। जेट हो, ICR हो, चाहे BHU हो, डेफिनेट एक क्वेश्चन आएगा। एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी एग्जाम हो उसमें डेफिनेट यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाँ तो दोस्तों अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे जलवायु विज्ञान। मौसम के बारे में आपको पता चल गया। अब अपन बात करेंगे जलवायु विज्ञान, जलवायु के बारे में। तो जलवायु क्या है? क्लाइमेट। अब जलवायु क्या है? मौसम का ही एक दीर्घकालीन रूप है। ये जेट में आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है जो 2018-19 में पूछा था कि जलवायु क्या है। तो मौसम का ही एक दीर्घकालीन रूप है जो लंबे समय तक चलता है। अब जलवायु क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है जलवायु, जल प्लस वायु। जलवायु 2 शब्दों से मिलकर बना है, जल प्लस वायु। और जलवायु का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जलवायु विज्ञान, जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्लाइमेटोलॉजी। जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्लाइमेटोलॉजी। अब देखो लॉजी या नो में लग गया, मीन्स ग्रीक वर्ड है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है।
तो जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। आगे समझ में। अब क्लाइमेटोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, क्लाइमा, KLIMA, क्लाइमा, बहुत बार पूछा जाता है क्लाइमा, और लोगस। तो क्लाइमा का अर्थ क्या है? स्लोप ऑफ अर्थ, जिसे अपन हिंदी में कहेंगे पृथ्वी का ढलान। अब पृथ्वी का ढलान से मतलब कोई उबड़ खाबड़ ऐसे थोड़ी है, वो उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से देशांतरीय, ये सब जो उनकी दशाओं का अध्ययन किया जाता है वो किसमें? क्लाइमा के अंतर्गत। और लोगस का अर्थ क्या है? नॉलेज, ज्ञान। तो पृथ्वी के ढलान का ज्ञान ही क्या है? क्लाइमेटोलॉजी है। स्लोप ऑफ अर्थ है क्लाइमा का अर्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मौसम और जलवायु, मौसम किस भाषा का शब्द है या जलवायु कौन सी भाषा का शब्द है, अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है तो ये जो मौसम और जलवायु के तत्व एवं फसल वृद्धि पर इनका क्या प्रभाव है, कौन कौन से तत्व हैं और फसल वृद्धि पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। वो कैसे? देखो यहाँ पे मौसम व जलवायु के तत्व एवं फसल वृद्धि पर इनका प्रभाव, तो कौन कौन से तत्व हैं? सबसे पहले देखेंगे प्रकाश, लाइट, या इसे अपन प्रकाश को सौर विकिरण भी कहते हैं, सोलर रेडिएशन। तो ये भी फसल वृद्धि पर इनका कैसे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तापमान जैसे अंकुरण प्रतिशतता है, अंकुरण के ऊपर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, या पौधों की वृद्धि पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन सब के बारे में भी अध्ययन करेंगे। प्रभावित करने वाले कारक ही तो हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडल में कितनी आर्द्रता होनी चाहिए, फसल वृद्धि पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। और नेक्स्ट बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की, वर्षण की। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे विंड, हवा। ऐसे इसी प्रकार जैसे क्लाउड भी है, बादल, इनका भी पौधों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक प्रभावित करने वाले कारक हैं मौसम व जलवायु के। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे प्रकाश की। तो प्रकाश की यहाँ पे जैसे बात करेंगे तो प्रकाश में 3 बातें होती हैं। प्रकाश कि सबसे अहम भूमिका किसकी है प्रकाश में? सूर्य के प्रकाश की। पौधों की वृद्धि पर सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाने वाला है वो कौन है? सूर्य का प्रकाश है। ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब प्रकाश का कैसे प्रभाव पड़ेगा? जैसे प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की अवधि, प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की अवधि, इन सब बातों का अपन अध्ययन करेंगे जो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और अवधि में से तो 100% आता है, जैसे शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल प्लांट, ये अवधि का है, ड्यूरेशन ऑफ जो लाइट है, प्रकाश की अवधि, यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आप इसका भी अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ तो दोस्तों अपन नेक्स्ट बात यहाँ करते हैं कि प्रकाश बोले तो लाइट। अब लाइट में जैसे प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की अधिकता, तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले प्रकाश की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ बात करेंगे कि प्रकाश की लाल किरणें पादप कोशिका व ऊतकों की वृद्धि को प्रोत्साहित करती हैं, ठीक है। अब जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन से प्रकाश में सर्वाधिक होती है, तो कौन से प्रकाश में सर्वाधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? लाल प्रकाश में, ठीक है। लाल किरणों, लाल प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वो सर्वाधिक होगी, और सबसे कम किस में होगी या रुक जाएगी, वो किस में होगी? नीले प्रकाश में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन से प्रकाश में सर्वाधिक होती है, तो लाल प्रकाश में सर्वाधिक होती है। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि जो पादप कोशिकाओं की वृद्धि है वो कौन से प्रकाश? अल्ट्रावायलेट किरणों। तो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो पराबैंगनी किरणें के प्रभाव से, जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से पादप कोशिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। कौन से प्रकाश की किरणों से? पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणें जिसे बोले तो अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से पादप कोशिकाओं की वृद्धि छोटी रह जाती है या वृद्धि रुक जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मैंने अभी बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन से प्रकाश में सर्वाधिक होती है, तो कौन से प्रकाश में होगी? लाल प्रकाश में। और सबसे कम किस में? नीले प्रकाश में। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे प्रकाश की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइट, पहला पॉइंट प्रकाश में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब यहाँ प्रकाश की तीव्रता में अपन बात करते हैं, ये भी एक अहम भूमिका निभाता है। तो प्रकाश की तीव्रता में ये 2 प्रकार होते हैं। एक तो धूप में उगने वाले पौधे होते हैं प्रकाश की तीव्रता में, एक छाया में उगने वाले होते हैं। जैसे धूप में उगने वाले जो पौधे होते हैं जो जनरली अपन सभी यूज़ में लेते हैं, और जैसे छाया में उगने वाले पौधे होते हैं जो डेकोरेट घरों में सजा के रखते हैं, जैसे ईव और फर, टाइल्स जिसे बोलते हैं अपन। तो ये प्रकाश की तीव्रता की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, यहाँ से क्वेश्चन 100%
100% पूछा हुआ है कि प्रकाश की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, जो आपने भी सुना होगा, लघु दिवसीय पौधे का उदाहरण क्या है, जो दीर्घ दिवसीय पौधा है उसका उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले लघु दिवसीय पौधे, शॉर्ट डे प्लांट, जिसे अपन इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं SDP, शॉर्ट डे प्लांट। अब शॉर्ट डे प्लांट किसे कहते हैं कि जिसे अधिकतम, ऐसे पौधे हैं जिन्हें अधिकतम 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे अपन प्रकाश की अवधि में यहाँ बात करेंगे तो उसके बुआई से लेकर उसके जो फलन होगा, पुष्पन से लेकर फलन तक जो भी उसमें तापमान चाहिए अपने को, उसकी ड्यूरेशन, प्रकाश की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ लाइट की तो बात करेंगे, तो उसके बुआई से लेकर, पुष्पन से लेकर उसके फलन तक कितना तापमान चाहिए। तो यहाँ पे अधिकतम कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। 100 डे मतलब कम, तो अधिकतम कितने घंटे, 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, बुआई से लेकर उसकी कटाई तक। अब जैसे यहाँ बात करेंगे कि जैसे उदाहरण, जनरली दोस्तों एक बात ध्यान में रखनी है कि शॉर्ट डे प्लांट का उदाहरण क्या होगा, अप्रोक्स यानी कि लगभग सभी खरीफ ऋतु की फसलें। अब आप लोगों ने देखा होगा या सोच भी रहे होंगे अभी कि यार शॉर्ट डे प्लांट कैसे हो सकता है, लघु दिवसीय पौधे कैसे हो सकते हैं। जैसे खरीफ ऋतु में अपन बाजरा बोते हैं, तो बाजरे के टाइम में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तापमान अधिक होता है या ड्यूरेशन भी अधिक होती है लंबा, तो उसमें क्या बात करते हैं। जैसे वीडियो को ध्यान से सुनना अच्छे से। जैसे अपन ने बुआई कब करते हैं अपन, खरीफ ऋतु वाली फसलों की बुआई कब करते हैं। जैसे बाजरे की बात करें तो जून जुलाई में अपन बुआई करेंगे, और उसमें पुष्पन फलन कब होगा, मतलब हार्वेस्टिंग कब करेंगे उसकी, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक चले जाएंगे, तो सितंबर अक्टूबर तक जाएंगे। इन दोनों की ड्यूरेशन देखनी है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ध्यान से देखना, 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता हो रही है। अब जैसे जनरली आप लोगों ने देखा कि अभी जो जून जुलाई में अपन कोई भी फसल बोएंगे खरीफ ऋतु की, जैसे मूंग मोठ मान लो या बाजरा मान लो, उसमें बुआई के समय जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं या बड़े होते हैं। अब जैसे कटाई करेंगे तो उस टाइम में दिन क्या हो जाएंगे, छोटे, और तापमान जैसे अक्टूबर में जाएंगे, सितंबर अक्टूबर में जाते जाते तापमान में कमी आती जाएगी। ये भी एक बहुत अच्छा लॉजिक है याद करने का। अपन ने कोई भी फसल बुआई की जैसे खरीफ ऋतु की, उस टाइम में टेम्परेचर अधिक था, लेकिन अपन तो पुष्पन फलन की बात कर रहे हैं, अवधि में पुष्पन फलन का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पुष्पन व फलन के समय तापमान कितना होना चाहिए, 8 घंटे ही होना चाहिए अधिकतम पुष्पन व फलन के समय। तो अपन सितंबर अक्टूबर में पुष्पन हो रहा है, फलन हो रहा है, उस टाइम दिन क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और तापमान में कमी आने लग जाएगी। तो ये देख लेना, अक्टूबर और नवंबर वाला देखना है आपको कि खरीफ ऋतु की हार्वेस्टिंग जो पुष्पन फलन है वो कब होता है, अक्टूबर नवंबर में, उस समय तापमान कम हो जाता है। नेक्स्ट बात यहाँ करेंगे दीर्घ दिवसीय पौधे, लॉन्ग डे प्लांट। तो लॉन्ग डे प्लांट में अधिकतम कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, 12 से 14 घंटे। अब आप लोगों ने देखा होगा कि यार अधिकतम कैसे होगा दीर्घ दिवसीय पौधों में। जैसे उदाहरण की बात करेंगे कि सभी रबी ऋतु वाली फसलें, जैसे मैंने गेहूं लिख दिया उदाहरण, चुकंदर और आलू, ये मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उदाहरण के वो लिख दिए। हालांकि आपको याद रखना है कि लगभग सभी रबी ऋतु की फसलें आएंगी इसमें। अब दोस्तों वही मैंने आपको बात बताई फलन वाली। अब अक्टूबर नवंबर में अपन जैसे गेहूं की बुआई अक्टूबर नवंबर में करते हैं, तो अक्टूबर नवंबर में तो तापमान कम होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, जो मैंने बताया अभी ऊपर शॉर्ट डे प्लांट में, तो ड्यूरेशन कम होती है। लेकिन पुष्पन व फलन के समय, पुष्पन फलन कब हो रहा है, फरवरी मार्च में। अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गेहूं की कटाई कब करते हैं, फरवरी मार्च में करते हैं, अप्रैल में भी चले जाते हैं, तो ड्यूरेशन बढ़ा, उस टाइम तापमान भी अधिक है और दिन भी लंबे। आपने देखा होगा, अपने जनरली घरों में भी डिस्कस करते रहते हैं कि भाई मकर संक्रांति के बाद में जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं। तो मकर संक्रांति जनवरी में आती है और उस समय से लेके बाद तक जून जुलाई तक क्या होता है, दिन लंबे होते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट कितने घंटे, अधिकतम 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सभी रबी ऋतु की फसलों के लिए ड्यूरेशन कितनी चाहिए लाइट की, 12 से 14 घंटे अधिकतम, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट। हाँ तो दोस्तों अपन नेक्स्ट यहाँ बात करें तो 2 पॉइंट हो गए थे प्रकाश की अवधि में, तो अभी यहाँ बात करेंगे नंबर तीसरा पॉइंट, दिवस निष्प्रभावी पौधे, डे न्यूट्रल प्लांट। दिवस निष्प्रभावी पौधे मतलब पुष्पन क्रिया पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दिवस निष्प्रभावी का क्या मतलब होता है कि पुष्पन क्रिया पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जनरली आप लोग सोचते होंगे कि खीरा ककड़ी, तरबूज खरबूज या टमाटर या मटर
सूरजमुखी, ये किसी भी सीजन में एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं अपने को, किसी भी सीजन में अपन ग्रो कर सकते हैं। मतलब पुष्पन क्रिया पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तीनों ऋतुओं में इसकी खेती की जा सकती है। तो यहाँ पे डे न्यूट्रल प्लांट में क्या आएगा, दिवस निष्ठ प्रभावी पौधे का उदाहरण क्या है, सभी कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां या सभी कुकुरबिटेसी कुल के फसलें। यहाँ अपन बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो अपन बात करेंगे, फिर यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट क्या है। जैसे यहाँ पे भी तीसरे में भी देखेंगे खीरा, टमाटर भी देख लेंगे, यहाँ पे सभी कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हो गए, फसलें हो गए, टमाटर भी ले लेंगे, मटर भी, सूरजमुखी और धान की जैसे IR8 किस्म है, पद्मा है, जया है, ये भी सब क्या है, दिवस निष्ठ प्रभावी किस्में हैं। तो आप ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना इसको। नेक्स्ट बात करेंगे मध्यवर्ती प्रदीप्तिकालिक पौधे, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रामीडिएट प्लांट, मतलब मध्य का जो भी है। पुष्पन क्रिया में क्या देखेंगे कि अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात की कि दीर्घ दिवसीय पौधे जिसमें 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे तो इन दोनों के मध्य का। अगर जैसे बात करें कि इंटरमीडिएट का उदाहरण क्या है, गन्ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती प्रदीप्तिकालिक पौधे का उदाहरण क्या है, गन्ना। ये बायोलॉजी में भी है आपके टॉपिक, तो इसको अच्छे से पढ़ना। तो गन्ने में जो एरोबिंग क्रिया होती है, गन्ने के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, एरो, क्या कहते हैं, एरो, और पुष्प के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, एरोबिंग। तो गन्ने में जो पुष्पन क्रिया हो रही है, मतलब एरोबिंग क्रिया हो रही है, तो उसके लिए कितना तापमान चाहिए, कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होगी, तो वो यहाँ कितने घंटे होगी, 13 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गन्ने में एरोबिंग क्रिया हेतु कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो कितने घंटे की होती है, 13 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, अगर 12 घंटे या इससे कम या 14 घंटे या इससे अधिक अगर प्रकाश की अपने को प्रकाश मिल रहा है पुष्पन क्रिया के समय, तो उसमें पुष्पन क्रिया नहीं होगी, अर्थात एरोबिंग क्रिया नहीं होगी। 12 घंटे या इससे कम या 14 घंटे या इससे कम अगर प्रकाश मिल रहा है तो उसमें एरोबिंग क्रिया नहीं होगी। किसमें, गन्ने में। कितना मिलना चाहिए, 13 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट का उदाहरण है, तो वो क्या आएगा, गन्ना। देखो दोस्तों, ड्यूरेशन ऑफ लाइट में अपन ने चारों बातें पढ़ ली है, अच्छे से पढ़ना। चारों बातें जैसे शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, इंटरमीडिएट और डे न्यूट्रल प्लांट, चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। एक बार अब यही देखते हैं नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है तापमान का। तो तापमान अभी पढ़ेंगे अपन। अब देखो, प्रकाश के बाद में अपन नेक्स्ट बात करेंगे तापमान की। तो तापमान में यहाँ बात करेंगे टेम्परेचर में, ये भी एक मुख्य पॉइंट है फसलों की वृद्धि का। तो यहाँ पे बात करेंगे कि तापमान का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। तापमान का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। अब जैसे यहाँ पे अपन बात करेंगे कि तापमान में नंबर 1 पॉइंट है कि बीजों के अंकुरण पर तापमान का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सीड जर्मिनेशन। बीजों के अंकुरण पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो बीजों के अंकुरण पर तापमान का क्या प्रभाव है। जैसे अपन बात करें कि बीजों के अंकुरण हेतु इष्टतम तापमान होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 20 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीजों के अंकुरण हेतु इष्टतम तापमान 20 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे यहाँ पे बात करेंगे, जैसे अलग अलग फसलों में अलग अलग बातें के लिए अंकुरण, जैसे गेहूं के लिए कितना, बाजरे के लिए कितना, तो ये अलग क्वेश्चन है। लेकिन अगर कोई फसल का नाम नहीं दे और सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि बीजों के अंकुरण हेतु इष्टतम तापमान क्या है, तो कितना आएगा, 20 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 2 पॉइंट क्या है, फसलों की वृद्धि पर तापमान का प्रभाव। ऊपर वाला था अंकुरण पर तापमान का प्रभाव, अब दूसरा है फसलों की वृद्धि पर तापमान का प्रभाव, ग्रोथ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, जिसमें अपन बात करेंगे कि भाई फसलों की वृद्धि पर तापमान का प्रभाव अलग अलग है। जैसे कितने डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए, इष्टतम कितना है और अधिकतम कितना होना चाहिए, शीतकालीन फसलों के लिए कितना, ग्रीष्मकालीन के लिए कितना। तो सबसे पहले यहाँ टेबल में देखना, न्यूनतम तापमान शीतकालीन फसलों के लिए कितना होना चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए कितना होना चाहिए, 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। भाई कहने का मतलब ये है कि भाई जो शीतकालीन फसलें होती हैं, जैसे मटर की बात करें, शीतकालीन फसल है,
अगर टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री है, अगर इससे कम अगर तापमान हो जाता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर तापमान कम होता है तो उसकी पौधे की वृद्धि रुक जाती है, कोशिकाओं की वृद्धि रुक जाती है, अर्थात पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पौधा मर जाता है। और ग्रीष्मकालीन फसलों में 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, अगर इससे कम तापमान होता है तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है, इसलिए अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूनतम तापमान की। नेक्स्ट बात करेंगे इष्टतम तापमान, मतलब सबसे उपयुक्त ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है, इष्टतम टेम्परेचर है वो ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए कितना होता है 25 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ग्रीष्मकालीन के लिए कितना होता है 31 से 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। ये ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन फसलों के लिए एक इष्टतम तापमान है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना और इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अधिकतम तापमान की, ठीक है। अधिकतम तापमान में जैसे शीतकालीन फसलों में अगर तापमान 31 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है 37 डिग्री, अगर 37 डिग्री से अधिक तापमान चला जाता है तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पौधा मर जाता है। और ग्रीष्मकालीन फसलों में 44 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे ग्रीष्मकालीन फसलें होती है मूंग मोठ जो होती है, जैसे बात करें बाजरा है, अगर इन फसलों में अगर तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक चला गया, 50 डिग्री टेम्परेचर तक तो सहन कर लेंगे 44 से 50 डिग्री तक, लेकिन 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान हो गया तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है। तो ये तापमान का पौधों की वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट देखेंगे अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर तापमान का प्रभाव, प्रकाश संश्लेषण। हाँ तो दोस्तों अपन यहाँ बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर तापमान का प्रभाव। अब यहाँ देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होगी सबसे अधिक कितने डिग्री टेम्परेचर पे होगी 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। कितने डिग्री टेम्परेचर पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर उपयुक्त है। लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की यहाँ तापमान की बात करेंगे कि अगर तापमान कम है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होगी कम होगी। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होगी, जैसे तापमान बढ़ेगा धीरे धीरे तो शुरू में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी, लेकिन जैसे तापमान और अधिक हो गया तो प्रकाश संश्लेषण की दर रुक जाती है। तो ये भी तापमान को प्रभावित करने वाला कारक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पोषक तत्वों के अवशोषण पर तापमान का प्रभाव, पोषक तत्वों के अवशोषण पर तापमान का प्रभाव, जिसमें देखेंगे कि पौधे पोषक तत्वों को किस रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे पोषक तत्वों को जल के साथ आयनिक रूप में, जल के द्वारा आयनिक रूप में ग्रहण करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे पोषक तत्वों को किस रूप में ग्रहण करते हैं, आयनिक रूप में ग्रहण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लेना, आयनिक रूप में ग्रहण करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि पौधों की वृद्धि हो गई, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। अब पौधों की जड़ों के लिए जो उपयुक्त तापमान होगा वो कितना होगा, पौधे की जड़ों के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान अधिक है। अगर 20 से 30 डिग्री तापमान है तो जल अवशोषण की दर बढ़ जाएगी, अपने आप ही जल अवशोषण की दर बढ़ जाएगी। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर पे। और प्रकाश संश्लेषण के लिए 30 से 35 डिग्री। ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन फसलों में इष्टतम तापमान, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि शीतकालीन फसलों के लिए जो इष्टतम तापमान होता है वो कितना होता है 25 से 30 डिग्री, और ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए 31 से 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी भी प्रकाश संश्लेषण की जो है पौधों की वृद्धि पर तापमान के प्रभाव को प्रभावित करेगी। वर्षण भी करेगा हवा। वर्षण जो प्रेसिपिटेशन है वो क्या होता है, जो भी ठोस रूप में या द्रव्य के रूप में जो भी कोई बारिश की बूंदें गिरती हैं, पानी की जो बूंदें गिरती हैं द्रव रूप में गिरेगी या ठोस रूप में, संघनन क्रिया होगी, उसे ही अपन क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं। और हवा, आपके सामने हवा जानते ही हो। तो ये सब पौधों की वृद्धि पर तापमान का क्या प्रभाव है या इनके तत्व कौन कौन से हैं, ये सारा इफेक्ट आपको बता दिया है मैंने। तो दोस्तों मौसम क्या है, जलवायु क्या है, इस वीडियो को अच्छे से पढ़ना कि मौसम कौन सी भाषा का शब्द है। तो मौसम कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और मौसम का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। फिर उसके बाद में मैंने बताया कि IIMD कहाँ स्थित है, तो IIMD पुणे महाराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट बताया IAMD, तो IAMD कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट WMO, तो वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट बताया इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो कहाँ स्थित है, इसरो कहाँ स्थित है, बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसी के साथ साथ एक NCMRWF भी होता है, NCMRWF। इसका पूरा नाम क्या है,
नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। अब वेदर फोरकास्टिंग क्या है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है यहाँ पे। वेदर फोरकास्टिंग बोले तो मौसम पूर्वानुमान, जो मौसम पूर्वानुमान का भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, जहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मौसम पूर्वानुमान क्या है। मतलब मौसम की पहले से ही भविष्यवाणी कर देना कि आगामी 10 दिनों में क्या होने वाला है, आगामी 5 दिनों में क्या होने वाला है, मानसून कब आएगा, आगामी 1 महीने बाद में भारी बारिश होने की संभावना। तो मौसम की पहले से भविष्यवाणी करना क्या है, वेदर फोरकास्टिंग है। अब मौसम पूर्वानुमान कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। वो कौन कौन से हैं, नाउकास्टिंग, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, लॉन्ग डे वेदर फोरकास्टिंग, लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आएगा, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग का जो समय है वो कितना है, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान का समय। तो आगामी 10 दिनों बाद में, 10 दिन पहले ही अपने को पता चल जाएगा कि मौसम विभाग है वो पहले ही घोषणा कर देगा कि आगामी 10 दिनों बाद में भारी बारिश होने की संभावना है। तो कौन से वेदर फोरकास्टिंग में आएगा, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग में। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। ये टॉपिक आपके बायोलॉजी में भी है और एग्रीकल्चर में भी है, तो अच्छे से पढ़ना। वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अधिक से अधिक आगे से आगे इसको शेयर करो। और कोई भी अगर लाइन समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दो। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप आसानी से देख सकते हो।